हेलो एवरीवन, आई एम नेहा गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। एक्ट बन गया था 2001 में और एनफोर्स हुआ था 2003 में। बहुत छोटा सा एक्ट है पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि प्री में और मेंस में इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्री में तो जरूर ही मिल जाएंगे आपको एक या दो क्वेश्चन, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में एनफोर्समेंट डेट होती है 1 अप्रैल 2003। 1 अप्रैल फूल्स डे होता है, तो आप इसको 1 अप्रैल से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2003 में एनफोर्स हुआ था, 2001 में बना था। एसेंट मिली थी 25 फेब 2003। इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। चैप्टर 7 सेक्शन 32। शेड्यूल इसमें है 4, A, B, C और D। तो जो डी शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017 में ये ऐड हुआ था। 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें डी शेड्यूल ऐड हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन फर्स्ट दे रखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, जैसा कि आपको पता है, एक्ट का नाम होता है। एक्ट का नाम है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। एक्सेंट है इसका होल राजस्थान पर, एंड कमेंसमेंट 1 अप्रैल 2003। डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इसकी। एमिनिटीज, लैंडलॉर्ड, प्रीमिसेस, टेनेंट, ये 4 इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। बाकी की आप स्किप कर सकते हो। तो चलो एमिनिटीज पढ़ते हैं। एमिनिटीज में क्या क्या इंक्लूड होगा? सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल लाइट्स, लेबोरेटरीज, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज और इसी टाइप की और सर्विसेज, ये सब एमिनिटीज में आएंगी। वाईफाई एमिनिटीज में नहीं आएगा जब तक कि लैंडलॉर्ड आपको प्रोवाइड खुद से ना कराए। लैंडलॉर्ड और टेनेंट में अगर एग्रीमेंट हुआ है कि वाईफाई प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो हो सकता है इसका एक्स्ट्रा चार्ज करे या फिर फ्रीली आपको दे। चलो सेकंड है एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल। इसको आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ बता रखा है कि भाई सेक्शन 19 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। आगे चलते हैं। लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है? जो रेंट रिसीव करता है या फिर रिसीवर, एजेंट, ट्रस्टी, इनके माध्यम से वो रिसीव कर रहा है, तो ये सब लैंडलॉर्ड में आ जाएंगे। उसकी गार्जियंस अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो भी। आगे आता है लीज। लीज भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। म्यूनिसिपल एरिया भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। आगे आता है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस इम्पोर्टेंट है। तो प्रीमिसेस में सबसे पहली बात तो कि इसमें कोई भी ऐसी लैंड नहीं आती जिस पे खेती की जाती है। कोई भी और पर्पज़ हो, रेजिडेंशियल पर्पज़ हो, कमर्शियल पर्पज़ हो या कोई भी और पर्पज़ हो, उसके लिए प्रीमिसेस दिया जा सकता है। और इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा? गार्डन, ग्राउंड्स, गोदाम्स, गैरेज, आउट हाउस, कोई फर्नीचर प्रोवाइड करा रहा है तो फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। इसमें जो रूफ होती है उसका टॉप पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन यदि लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करा रहा है, एग्रीमेंट हो चुका है, तो इंक्लूड हो जाएगा। आगे आती है रेंट अथॉरिटी। अमेंडमेंट में 2017 में ऐड हुई थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 22A में इम्पॉर्टेंट है, तो इसका डिस्कशन हम 22A में करेंगे। आगे आता है रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल भी हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बता रखा है कि ये सेक्शन 13 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। बाद में आती है सीनियर सिटीज़न। सीनियर सिटीज़न कौन होता है? जिसकी एज 65 या 65 से ऊपर हो, वो सब सीनियर सिटीज़न होते हैं। टेनेंट। टेनेंट कौन होता है? जो रेंट दे रहा है, तो वो खुद भी दे सकता है या उसकी गार्जियन भी दे सकते हैं, उसकी वाइफ दे सकती है, उसके बच्चे दे सकते हैं, तो वो सब टेनेंट होंगे। वो मर गया है तो उसकी विडो हो सकती है।
आगे आता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एंड रेंट ट्रिब्यूनल, ये दोनों ट्रिब्यूनल है। सेक्शन 3 है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 2 है रिवीजन ऑफ रेंट, चैप्टर 3 है टेनेंसी, नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमिसेस एंड टेनेंसीज। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, किन किन प्रीमिसेस पे अप्लाई नहीं होंगे, उसके बारे में ये बताता है। तो ऐसे कौन से प्रीमिसेस हैं? गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स होते हैं वो, बैंक, यूनिवर्सिटीज़, देवस्थल विभाग, इन सब पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होते हैं। सेक्शन 4 है रेंट टू बी एज एग्रीड। रेंट वही होगा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट किसी एग्रीमेंट पर डिसाइड कर ले, बस वही रेंट है। सेक्शन 5 है पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट। पेमेंट कैसे देगा? पेमेंट देगा वो भाई, एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ। यदि जनवरी का रेंट लेना है तो वो 15 फरवरी तक रेंट दे सकता है, ठीक है। और टेनेंट को चाहिए कि वो एक रिसिप्ट ले लैंडलॉर्ड के द्वारा साइन करी हुई, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। पेमेंट की मेथड कैसे भी दे सकते हो, कैश से दे सकते हो, चेक से दे सकते हो, पोस्टल कार्ड से दे सकते हो, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही बहुत सारे मेथड हो गए हैं, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि बैंक का नाम और उसका बैंक का अकाउंट नंबर वो आपको नोटिस के द्वारा बता दे, तब टेनेंट उसमें पैसे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसको क्या पता कौन से बैंक में ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। चलो अब आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 है अपना रिवीजन ऑफ रेंट। इसमें सेक्शन 6 बोलता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। तो इसमें दो बातें बोली हुई हैं, एक तो 1950 से पहले की टेनेंसी, एक 1950 या उसके बाद वाली टेनेंसी, ठीक है। तो 1950 से पहले वाली जो टेनेंसी है उसमें पर ईयर 5% के हिसाब से रेंट बढ़ जाएगा, फिर 10 साल तक वो 5% से बढ़ेगा और 10 साल में वो मर्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मर्ज होके जो रेंट बना उस पर 5% लगेगा, ठीक है। इस तरह से चलता रहता है, और वो कब तक चलता है? जब तक कि एक्ट एनफोर्स नहीं होता है, 2003 तक। इसी तरह से 1950 उसके बाद वाली टेनेंसी है वो भी सेम है, वही 5% से पर ईयर बढ़ेगा, उसके बाद 10 ईयर में वो मर्ज हो जाएगा, उसके बाद वापस से जो होल अमाउंट है उस पर 5% बढ़ेगा। तब तक ही बढ़ेगा जब तक कि एनफोर्स हुआ है ये एक्ट, तब तक, ठीक है। अब अगर 2001 में टेनेंसी स्टार्ट होती है और एक्ट अपना एनफोर्स हुआ था 2003 में, तो ऐसा नहीं है कि 10 ईयर तक 5% बढ़ेगा उसके बाद मर्ज होगा। फिर होगा कि 2001 से 2003 तक 5% बढ़ेगा, उसके बाद जो भी बढ़ा हुआ है वो मर्ज हो जाएगा और उस पर फिर 5% स्टार्ट होगा और वो 10 ईयर तक चलेगा, ठीक है। सेक्शन 7 भी सेम है, बस वो बोलता है न्यू टेनेंसीज के बारे में जो एक्ट एनफोर्समेंट के बाद टेनेंसी स्टार्ट हुई हो। उसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, वही 5% बढ़ना, 10 ईयर बाद मर्ज होना और उसके बाद होल अमाउंट में 5% फिर से बढ़ना। चैप्टर 3 है टेनेंसी। सेक्शन 8 बोलता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी। तो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों जॉइंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, ठीक है। लेकिन किसी भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 3 साल से ज़्यादा एलपीटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी प्रोवाइड नहीं होगी, मैक्सिमम 3 ईयर, ठीक है। और एक ही प्रीमिसेस के लिए 3 बार से ज़्यादा भी एलपीटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 है इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। तो इसमें वो ग्राउंड बताए गए हैं जब लैंडलॉर्ड टेनेंट को बाहर कर सकता है प्रीमिसेस से। कब कर सकता है? जब उसने रेंट नहीं दिया है 4 महीने तक, लैंडलॉर्ड ने भी उसको 30 डेज का नोटिस भी दे दिया, उसके बावजूद वो रेंट नहीं दे रहा है, तो वो टेनेंट को
बाहर निकाल सकता है। या फिर विलफुली उसने प्रीमिसेस को डैमेज कर दिया है, विदाउट रिटर्न परमिशन उसने एनी कंस्ट्रक्शन कराया है, न्यूसेंस क्रिएट किया है, लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई किया है, खुद ने राइट को छोड़ दिया है, अब मतलब खुद ने जो टेनेंट का राइट है वो छोड़ दिया है, या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया था और वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। या फिर लैंडलॉर्ड को प्रीमिसेस की जरूरत है, ठीक है, या फिर प्रीमिसेस पे बहुत भीड़भाड़ हो रही है और उसको कम करने के लिए रेंट ट्रिब्यूनल ने बोला है, ठीक है। तो ये सब इसके ग्राउंड्स हैं जब लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। सेक्शन 10 है राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन इन सर्टेन केसेस। तो इमीडिएट पोजीशन का जो राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास होता है, ठीक है। तो कोई भी लैंडलॉर्ड यदि वो आर्म्ड फोर्सेस का या मिलिट्री फोर्सेस का मेंबर है तो वो रिटायर हो गया है, तो रिटायरमेंट से 1 साल के अंदर पिटीशन फाइल कर सकता है वो, ठीक है, कि मुझे इमीडिएट पोजीशन चाहिए। या फिर ये एक्ट जब एनफोर्स हुआ था उसके 1 ईयर के अंदर, तो जो भी बाद में हो वो पिटीशन फाइल करके बोल सकता है कि मुझे इमीडिएट पोजीशन चाहिए। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज का एम्प्लॉय हो वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, उसके रिटायरमेंट से। या फिर जब एक्ट एनफोर्स हुआ था तब से, जो भी बाद में हो। अब कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, और उसको प्रीमिसेस को दिए हुए 3 साल हो गए, ठीक है, तो वो फाइल कर सकता है पिटीशन। यदि लैंडलॉर्ड उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उसके मतलब जब वो मरा था तब से 1 साल के अंदर पिटीशन फाइल कर सकता है इमीडिएट पोजीशन का। इसी तरह से उसकी विडो भी मरने से 1 साल से भीतर इमीडिएट पोजीशन का पिटीशन फाइल कर सकती है, ठीक है। इमीडिएट पोजीशन का राइट सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास है, तो प्लीज ये ध्यान रखना। कई स्टूडेंट इसमें बहुत गलती कर देते हैं, इमीडिएट पोजीशन सिर्फ लैंडलॉर्ड का राइट है। आगे चलते हैं चैप्टर 4 रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट एंड देयर प्रोसीजर। इमीडिएट पोजीशन का राइट है सिर्फ लैंडलॉर्ड का एंड रिस्टोरेशन का राइट है सिर्फ टेनेंट का। यदि विदाउट लीगल प्रोसीजर उसको विदाउट एनी ग्राउंड उसको बाहर कर दे टेनेंट को लैंडलॉर्ड, तो वो रिस्टोरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। ये बता रखा है सेक्शन 11 में। कब फाइल कर सकता है? जब उसको निकाला है तब से 30 डेज में, विद इन 30 डेज उसको पिटीशन फाइल करनी होगी, ठीक है। 12 में प्रोसीजर है रिकवरी ऑफ पोजीशन का, ये 12, 14, 15 एंड 16, ठीक है, ये सारे प्रोसीजर हैं। तो प्रोसीजर में क्या होता है कि जो भी पिटीशन फाइल कर रहा है वो अपना एफिडेविट या फिर जिस पर भी वो रिलाई करता है डॉक्यूमेंट्स, वो सब पेश करता है। उसके बाद दूसरे पक्षकार को नोटिस दिया जाता है कि वो भी एफिडेविट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको पेश करे। उसके बाद जवाब दावा पेश होता है, उसके बाद हियरिंग डेट और उसके बाद निपटारे वाली डेट, ठीक है, वही सब चलता है। तो इन चारों सेक्शनों में सेम प्रोसीजर है, बस डेट्स अलग अलग हैं, किसी में 15 दिन, किसी में 30 दिन, ठीक है। डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो आप सिर्फ डिस्पोजल डेट एंड हियरिंग डेट, ये 2 डेट तो कम से कम याद कर ही लेना, क्योंकि पूछ लेते हैं प्री में। चैप्टर 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट एंड इविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशन।
तो इसमें सेक्शन 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और वो कौन हो सकता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का मेंबर होगा जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। सीनियर डिवीजन की जज से नीचे नहीं होना चाहिए। ये रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ये होते हैं जुडिशरी कैडर के, और जो रेंट अथॉरिटी होता है वो होता है आरएस कैडर का आदमी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 14, 15, 16 मैंने आपको बता दिया है। अब आता है सेक्शन 17, फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ ए फाइनल ऑर्डर। तो रेंट ट्रिब्यूनल जबकि वो पिटीशन को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने डिसीजन के बाद, फाइनल ऑर्डर के बाद अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित होने के लिए पक्षकारों को डेट बताता है कि कब होना है। और वो डेट क्या है, 2 महीने के बाद, फाइनल ऑर्डर के 2 महीने के बाद या फिर 6 महीने से पहले, इन दोनों के बीच में वो डेट होनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, 2 महीने के बाद और 6 महीने से पहले। चलो अब आता है सेक्शन 18, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। जहां पर भी रेंट ट्रिब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन है वहां पर सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। बस यही है इसमें। सेक्शन 19 है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील्स एंड लिमिटेशंस देयरऑफ। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, और किसको अपॉइंट करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का मेंबर होगा और उसको नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। रेंट ट्रिब्यूनल की अपील अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल को होगी 60 डेज के अंदर, ठीक है। जब भी उसने फाइनल ऑर्डर दिया है उससे 60 डेज के अंदर, ठीक है। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल जब भी ऑर्डर देता है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी वो पास कर सकता है, ठीक है। अपील डिसाइड करते वक्त अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल जो भी अपील है उसको कंफर्म कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है उस ऑर्डर को जो कि रेंट ट्रिब्यूनल ने पास किया है। और एक बात और कि भाई जो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन फाइनल होगा और आगे कोई अपील, कोई रिवीजन नहीं होगा। रिव्यू हो सकता है, ठीक है, अपील और रिवीजन नहीं होगा। 19A है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड एरियर्स देयर ऑफ ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटीशन और अपील। तो भाई पिटीशन पेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट ही नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है उसको टाइम लग जाए, महीना, 2 महीना, 6 महीना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लैंडलॉर्ड को वो रेंट ही नहीं देगा। तो रेंट ट्रिब्यूनल लैंडलॉर्ड के एप्लीकेशंस पर टेनेंट को बोलेगा कि आप रेंट दो, सारे ड्यूज उसकी क्लियर करो, और अगर आगे भी टेनेंसी रहती है तो कंटिन्यू आप रेंट दो, ठीक है। सेक्शन 20 है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। तो किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो, जो भी फाइनल ऑर्डर है उसका एग्जीक्यूशन होगा। किस तरह से होगा, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अपोजिट पार्टी, attachment of any one or more bank accounts, attachment of salary, allowances of a government servant, appointing any advocate as commissioner, delivery of possession of the premises to the applicant, ठीक है।
और इनमें इन सब चीज़ों में ट्रिब्यूनल हेल्प ले सकता है किस किस की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी या फिर पुलिस की, इनकी हेल्प भी वो ले सकता है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो होती है वो होगी समरी मैनर में, और जो एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन है वो डिस्पोज होगा विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन अपोजिट पार्टी। ठीक है। एक बात और इसमें, टेनेंट यदि विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इशू फॉर रिकवरी ऑफ द पोजीशन प्रीमिसेस को खाली नहीं करता है, तो यदि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो दिया था तो जो रेंट है उसका दुगना, कमर्शियल के लिए दिया था तो रेंट का तिगुना, या फिर इमीडिएट पोजीशन के लिए दिया था तब भी रेंट का 3 टाइम उसको मीन फिट देना होगा। ठीक है। सेक्शन 21 है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। तो इसकी जो पावर है वो सब वही है जो सीपीसी में सिविल कोड को प्रोवाइड है। ठीक है, वो सारी पावर इसको दी गई है। जो भी विटनेस का एविडेंस होगा वो एफिडेविट पे लिया जाएगा, समन होगा, रिव्यू होगा डिसीजन का, और रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की वो अपेक्षा कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे ला सकता है। ठीक है। अगर जिसका विटनेस का एग्जामिन करना है वो दूर है तो कमीशन जारी कर सकता है। ये सब इसकी पावर्स है, वही सेम पावर है जो सीपीसी में सिविल कोर्ट्स को प्रोवाइड कराई गई है। आगे चलते हैं 21A। 21A है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। वही रेंट अथॉरिटी को भी है, बस ये है कि जहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल है उसकी जगह रेंट अथॉरिटी रख दो, सेम पावर्स वही। 22 है मॉडल फॉर्म्स, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। चैप्टर 5A है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी। ये अमेंडमेंट हुआ था जब 2017 में, तो ऐड हुआ था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत है, इंडेक्स वाइज भी और वैसे भी। 22A है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी आरएएस कैडर का आदमी होता है। ठीक है, तो इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इसका जो ऑफिसर होगा वो इस रेंट अथॉरिटी में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा, आरएएस कैडर का, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है। रेंट अथॉरिटी की जो अपील होगी वो जाएगी रेंट ट्रिब्यूनल को, वही ऑर्डर के 60 डेज के अंदर। रेंट ट्रिब्यूनल की अपील जाएगी अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को, वही 60 डेज में फाइनल ऑर्डर के। ठीक, इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये एक्ट, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। 22B है टेनेंसी एग्रीमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि एग्रीमेंट रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों जॉइंट पिटिशन दे सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, बस 22B में इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 22C है पीरियड ऑफ टेनेंसी। पीरियड ऑफ टेनेंसी वही होगा जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट एग्री करें, जिस पीरियड के लिए वो दोनों एग्री, वही पीरियड ऑफ टेनेंसी। लेकिन अगर टेनेंट रिन्यू कराना चाहता है टेनेंसी को, तो उसे उसकी जो पहले वाली टेनेंसी है उसको खत्म होने से पहले लैंडलॉर्ड को बताना होगा कि मैं रिन्यू कराना चाहता हूँ नई टेनेंसी। तो अगर वो एग्री कर जाता है लैंडलॉर्ड, तो तभी से न्यू टेनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। चैप्टर 5B है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। 22D है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इसमें ये है कि भाई जब लैंडलॉर्ड
टेनेंसी हो चुकी है दोनों के बीच में, और वो टेनेंट के एग्रीमेंट पर ही, मतलब उसको बताकर ही कुछ स्ट्रक्चर ऑल्ट्रेशन कराए, कुछ एडिशन कराए, इम्प्रूवमेंट कराए, तो उसके लिए वो रेंट इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑल्ट्रेशन है, एडिशन है, ये नेसेसरी रिपेयर्स में नहीं आते हैं। बिरला पुट्टी करा रहा है अगर लैंडलॉर्ड, तो वो एसेंशियल थोड़े ना है। एसी लगवा रहा है तो वो एसेंशियल थोड़े ना है, लेकिन वो रेंट इंक्रीज कर सकता है। अगर आपसे आपके साथ बात करके, टेनेंट से बात करके, उसने एग्रीमेंट करके फिर वो ऑल्ट्रेशन कराया, तो वो रेंट इंक्रीज कर सकता है। इसी तरह इसमें एक और है, जैसे रेंट इंक्रीज कर सकता है तो उसे डिक्रीज भी करना पड़ेगा यदि वो कुछ कमी कर रहा है प्रीमिसेस में, जिससे टेनेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको रेंट कम भी करना पड़ेगा। आगे चलते हैं 22E, रेंट ऑथोरिटी टू फिक्स रिवाइज्ड रेंट इन द सर्कमस्टेंसेज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 22D। तो सेक्शन 22D में अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट में लड़ाई हो जाती है कि भाई नहीं इस तरह से रेंट नहीं है, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो दोनों रेंट अथॉरिटी के पास पिटीशन फाइल करेंगे और रेंट अथॉरिटी रिवीजन ऑफ रेंट फाइनल करेगा, बस। अब आता है 22F, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जिस मंथ का रेंट देना है उसके नेक्स्ट मंथ का जो रेंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड को लेने का राइट है। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा नहीं, 1 महीने का राइट उसके पास है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। सेक्शन 22G है डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद द रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। और हाँ, 22F में एक बात ये भी है कि यदि टेनेंट प्रीमिसेस छोड़कर जा रहा है, टेनेंसी ख़त्म करके जा रहा है, तो उसको जो टेनेंट ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड को दे रखा है वो लैंडलॉर्ड को टेनेंट को वापस देना होगा उसको छोड़ने के 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 22Z, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद द रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। तो टेनेंट रेंट अथॉरिटी को भी रेंट दे सकता है। कब देगा? जब उसे ये नहीं पता हो कि लैंडलॉर्ड कौन है, कभी कोई रेंट लेने आ रहा है, कभी कोई रेंट लेने आ रहा है, तो कंफ्यूज है वो कि कौन लैंडलॉर्ड है, या फिर लैंडलॉर्ड रेंट ले ही नहीं रहा है, तो रेंट वो रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर सकता है। फिर रेंट अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा और जो भी उसका एलिजिबल लैंडलॉर्ड है उसको रेंट दे देगा। नेक्स्ट चैप्टर 6, एमेनिटीज। सेक्शन 23 है लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विद होल्ड अमेनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। लैंडलॉर्ड को कोई हक नहीं है कि वो टेनेंट जो अमेनिटीज को यूज कर रहा है उसको डिसकंटिन्यू करे विदाउट एनी रीजन। लेकिन हाँ, टेनेंट अगर रेंट पे नहीं कर रहा है तो वो रेंट अथॉरिटी की परमिशन से डिसकंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, जब भी ये जो पिटीशन फाइल होती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी, जब भी वो इंक्वायरी करता है तो इस बीच रेंट अथॉरिटी इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है, और जो प्रोसीडिंग है वो होंगी समरी मैनर में। ठीक है, और डिस्पोज कब तक होगा? लैंडलॉर्ड या टेनेंट जो भी एप्लीकेशन देता है तो एप्लीकेशन देने के 60 डेज के अंदर अंदर इसका डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, रेंट अथॉरिटी को राइट है। सेक्शन 24 है ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो विदाउट एनी रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो जो रेंट है उसके 5% तक का पर ईयर, जो एनुअल रेंट होता है उसका 5%। एसेंशियल रिपेयर जो होता है वो टेनेंट अपने खर्चे से करा सकता है 5% तक का पर ईयर। मतलब जो रेंट है पर ईयर का उसका 5% एसेंशियल रिपेयर टेनेंट करा सकता है, और उससे ज़्यादा होगा अगर तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो कराए। ठीक है, वो लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि भाई आप रिपेयर कराओ, और अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जो टेनेंट ने नोटिस दिया है कि आपकी ड्यूटी है 5% से ऊपर जा रहा है तो आप कराओ, और अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं कराता है तो रेंट अथॉरिटी के पास परमिशन लेने के लिए टेनेंट जा सकता है।
ठीक है। 24A है डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 23 एंड 24। इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें बस ये कहा गया है कि जो जब ये एक्ट आया था, एक्ट में सॉरी अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, उससे पहले जो पावर्स थी 23-24 में वो थी रैंड ट्रिब्यूनल के पास। तो रैंड ट्रिब्यूनल के पास यदि कोई एप्लीकेशन पड़ा हुआ है तो वही डिस्पोज करेगा, और वो इसी तरह डिस्पोज करेगा कि मानो अमेंडमेंट ही नहीं हुआ है। ठीक है। फिर आता है 25 सेक्शन, जो कि चैप्टर 7 में है, मिसलेनियस। सेक्शन 5 है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस। लैंडलॉर्ड को पूरा राइट है कि वो अपने प्रीमिसेस का इंस्पेक्शन करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेली इंस्पेक्शन के लिए आ जाए। ठीक है। तो उसको राइट है 3 महीने में सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन करेगा, जिसमें भी 7 दिन पहले का नोटिस इंटीमेशन टेनेंट को देगा कि मैं इंस्पेक्शन करूंगा, और दिन में ही इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। दिन में इंस्पेक्शन करेगा, 7 दिन पहले टेनेंट को नोटिस देगा, और 3 महीने में एक बार ही इंस्पेक्शन करेगा। सेक्शन 26 में और 26A में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट अथॉरिटी, इनके जो भी मेंबर है वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। सेक्शन 27 है लिमिटेशन। हाँ, लिमिटेशन एक्ट इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 कोर्ट फीस। सेक्शन 23 के लिए, सेक्शन 24 के लिए और सेक्शन 22E के लिए कोर्ट फीस लगती है 100 रुपीज़, एंड सेक्शन 6 के लिए और 7 के लिए लगती है 250 रुपीज़। गाइस, इसमें से अभी रिसेंटली आरजीएस प्री में क्वेश्चन आया है 22E में कोर्ट फीस कितनी लगती है। कई स्टूडेंट्स का गलत होगा, तो कोर्ट फीस याद कर लीजिएगा। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल पेपर ऐसा आता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। सेक्शन 29 है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट का बाकी एक्टों पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। सेक्शन 30 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ये हमने दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को। एंड पावर टू मेक रूल्स, जो कि 31 में दे रखे हैं, वो भी हमने दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को। सेक्शन 32 है रिपील एंड सेविंग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडेक्स वाइज इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सेक्शन 32 में क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ, मेंस के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्री के हिसाब से पूछ सकते हैं कि रिपील का कौन सा सेक्शन है। तो गाइस, अपना एक्ट यहाँ पे होता है फिनिश। तो आपको आई होप बहुत मज़ा आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर प्री और मेंस में मिलेंगे। ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इसको रिप्ले करके देख लेना। आगे हम और मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय।